व्हाट इज अप। वेलकम टू स्टडी हब लाइव, एक और लेक्चर इंडियन इको के क्रैश कोर्स सीरीज का। और ये लेक्चर होने वाला है हमारा फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर होने वाला है हमारी सीरीज का। एंड इसमें हम देखने वाले हैं बेटा हमारा टॉपिक रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम थोड़ा सा रूरल एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत धमाकेदार सीरीज चल रही है, धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। तो फटाफट अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और कॉपियां निकाल लीजिए। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इंडियन इको सीरीज का। ओके गाइस, तो रूरल डेवलपमेंट हमारा ये चैप्टर है। तो हम इससे डील करेंगे कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से जो हमारा आ सकता है, दैट इज व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट। कि सर ये रूरल डेवलपमेंट नाम की चीज होती क्या है। तो बेटा रूरल डेवलपमेंट क्या है, एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान का मतलब हमारा एक प्रोसीजर है, एक पूरा प्लानिंग मैकेनिज्म है, एक एक्शन प्लान है जिसमें हम सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करते हैं रूरल एरियाज की। देखो मैंने दो वर्ड यूज करे, सोशल और इकोनॉमिक। गांव में आपको पता होगा थोड़ा सा मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, रूढ़िवादिता है। तो हमें जो रूरल डेवलपमेंट करनी है उसमें सोशल आउटलुक भी, मतलब उनका मेंटल माइंडसेट भी ठीक करना है, और साथ में इकोनॉमिक भी, उन्हें ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसों के उसमें ग्रोथ भी करवानी है। अब सर रूरल एरियाज में इशू क्या क्या आ रहे हैं, किस किस इशू से रूरल्स को फेस करना पड़ रहा है। तो सर सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रूरल एरियाज में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जिसकी वजह से भी काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। जैसे वहां अच्छे रोड्स नहीं है बेटा, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर स्कूल्स नहीं है बेटा। आगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपने अभी पिछला एपिसोड देखा होगा बेटा एचसीएफ पे। मेन फैक्टर क्या होते हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन, वो वहां पर अच्छा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन की एफिशिएंसी का बेस्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं बेटा, सिर्फ उसकी वजह से। आगे अगर मैं बात करूं बेटा, तो आगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। प्रोडक्टिव रिसोर्स मतलब कि वहां पर प्रोडक्टिव रिसोर्स को हम जनरेट ही नहीं कर पा रहे, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को वहां पर हम ला ही नहीं पा रहे हैं रूरल एरियाज में। और अगला पॉवर्टी एलिवेशन। आपको पता है कि गांव का जब भी नाम लिया जाता है तो पॉवर्टी से एसोसिएट करा जाता है बेटा, तो वहां पर हम पॉवर्टी को एलिवेट मतलब खत्म नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। और अगला लैंड रिफॉर्म्स। अभी हमने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम, वो बागड़ बिल्ला वाला एपिसोड आपको याद है। तो वहां पर लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें नीड आ रही है कि हमें भी रूरल डेवलपमेंट करना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, लेते चलो। बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी का एक एक वर्ड चुन के पीपीटी हमने डिजाइन की हुई है बेटा। आगे अगर चले तो ध्यान से देखना सर, अब कैसे कैसे काम करें। मैं पूरी एनसीईआरटी की लाइन लेकर आया हूं जो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है बेटा, रूरल क्रेडिट पे करना है। हमें सबसे पहला काम रूरल क्रेडिट पे करना है। ध्यान से समझना रूरल क्रेडिट क्या होता है। तो रूरल क्रेडिट का, क्रेडिट मतलब लोन, यहां पर क्रेडिट का मतलब हो गया बेटा लोन। हम लोन देते हैं किसको, फार्मिंग फैमिलीज, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है फैमिलीज, हम उनको लोन देते हैं ताकि वो अपनी एक्टिविटीज पूरी कर सकें, ठीक है। क्रेडिट इज अ लाइफलाइन फॉर फार्मिंग। आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में क्यों होती है बेटा, क्योंकि पैसा बस लगता ही है स्टार्टिंग में और मिलता तो बाद में जब हार्वेस्टिंग हो चुकी होती है। तो एग्रीकल्चरल में सबसे ज्यादा हमारा लॉन्गर पीरियड होता है कैश फ्लो का। अगर आपने थोड़ा सा भी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है तो करंट एसेट जो होता है वो 12 महीने के अंदर हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, कैश में कन्वर्ट होने के लिए। तो लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है पैसा लगाने के लिए, ओके। तो बेसिकली हमारे जो क्रेडिट्स हैं तीन तरह के हम एग्रीकल्चर में लेकर देखते हैं। तो पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ठीक है। ये बेसिकली परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स वगैरह के लिए होता है कि बीज खरीदने हैं, खाद खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए इसको जनरली यूज करते हैं बेटा।
ठीक है। सीड्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे फर्टिलाइजर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो ये जनरली 6 से 12 महीने का होता है। ओके, तो ये जनरली मैं बोल सकता हूं 6 to 12 मंथ्स। 6 to 12 मंथ्स का होता है बेटा जनरली। अगर मैं बात करूं मीडियम टर्म क्रेडिट की बेटा, तो मीडियम टर्म क्रेडिट जो होता है वो मशीनरी कंस्ट्रक्शन, कोई मशीनरी खरीदनी है, लैंड में कंस्ट्रक्शन लगानी है, फेंसेस लगवाने हैं, तो उसके लिए होता है जनरली ये 1 साल से 5 साल के बीच में होता है बेटा। 1 year to 5 years के लिए होता है। अगर मैं आगे बात करूं लॉन्ग टर्म क्रेडिट, बहुत लंबे समय के लिए होता है। ये 5 साल से लेकर 20 साल के लिए होता है। 5 years to 20 years, आप देख पा रहे हो यहां लिखा हुआ 5 years to बेटा 20 years के लिए हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा हो। स्क्रीनशॉट लेते चलना, हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। ओके, आगे चलते हैं सर। रूरल क्रेडिट कौन कौन देता है, ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो सर सबसे पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में जनरली लैंडलॉर्ड्स आ जाते हैं, मनी लेंडर्स आ जाते हैं, जो मतलब ऑफिशियल नहीं है, ऐसे ही मतलब वो दे रहे हैं लोन, वो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट की फ्रेंचाइज नहीं है कि गवर्नमेंट ने जिनको प्रेस्क्राइब करा होगी हम इनको लोन देंगे, वो ऐसे ही दे रहे हैं बस, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए। मैं बताऊंगा उनका भी क्या फायदा है। तो ये होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और वहीं बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने पढ़ा होगा 10th में, कोऑपरेटिव की क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं बहुत सारी, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज गाइस, आरआरबी, ये आजकल गांव में ज्यादा खुल रहे हैं आरआरबी, जो क्या करते हैं चीप लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट है नबार्ड। पहले बता रहा हूं बेटा, इस पे तो डबल टिक करके चलना, नबार्ड पे। नबार्ड काफी बार पेपर में आता दिखा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नबार्ड एंड दिस। नबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको भी लिखवाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, आपका नबार्ड पे है। उससे पहले सोर्सेज देख लीजिए कि रूरल क्रेडिट के बेटा क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। ओके सर, सर आप ये तो बताओ कि नॉन इंस्टीट्यूशनल के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सर नॉन इंस्टीट्यूशनल के डिसएडवांटेजेस पता कर लेते हैं सर आज तो हम। डिसएडवांटेजेस, तो अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की बेटा, तो सबसे पहला हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट है बेटा बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। और सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा, नो सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती कि हमें कोई फिक्स टेन्योर मिल रहा है। और थर्ड हाई कोलेट्रल, कोलेट्रल बहुत ज्यादा है बेटा, कोलेट्रल बहुत ज्यादा है, कोलेट्रल बहुत ज्यादा है। वहीं मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के डिसएडवांटेज की, बहुत डिलेड प्रोसेस है, डिलेड प्रोसेस है, डिलेड मतलब बहुत ज्यादा लेट प्रोसेस है, डिलेड प्रोसेस है। अगला पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क मतलब कागजी कार्यवाही बहुत ज्यादा होती है, बैंक ये नहीं है जाते ही दे देता है लोन किसी को, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, ये 3 पॉइंट डिसएडवांटेजेस अपने इंस्टीट्यूशनल बैंक्स की सोर्सेज की लिखे हैं। और आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें लिमिटेड एक्सेस, बैंक्स जो हैं उसकी हर गांव में हर शहर में एक्सेस नहीं है, तो लिमिटेड एक्सेस है मार्केट में बैंक्स की। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं बेटा इंस्टीट्यूशनल के और नॉन इंस्टीट्यूशनल के। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्क्रीनशॉट ले लो राजेश, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जो मैंने आपको वादा करा था नबार्ड, काफी इंपॉर्टेंट, इस पे तो लिख भी लो, कॉपी एक अगर बनाई है तुमने मेरे साथ तो लिख भी लो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नबार्ड बताना है। तो ध्यान से एक लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइनें छाट कर लाए हैं कि एक 1982 में स्टैब्लिश हुआ था बेटा, 1982 में। ओके, एक एपेक्स बॉडी है, जैसे आरबीआई फाइनेंशियल में एक एपेक्स बॉडी है, उसी तरह नबार्ड लोन गिविंग में एक एपेक्स बॉडी है जो सारी एक्टिविटीज करता है रूरल क्रेडिट की।
मतलब गांव में लोन देने की सारी एक्टिविटीज को कौन देख रेखता है? नबार्ड। ठीक है, मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट गाइस, लिखते चलना कॉपी में, क्योंकि जब तक आपकी कलम नहीं चलेगी नंबर नहीं आएंगे बेटा। मेरी कलम तो हर साल चलनी है। ओके, आगे नबार्ड के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो बेटा लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। चलो मैं आपको मार्क ही कर देता हूं बेटा, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। लॉन्ग टर्म हमारे लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है बेटा ये आपको। ठीक है, मैंने यहां पर मार्क कर दिया, लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट के हमारे अंडर में आता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलकर इस पे वर्क करती है नबार्ड पे, और ये कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इंस्पेक्ट करता है। मतलब जो बैंक्स और काम कर रहे हैं ना, ये सास है सबकी। ये सास मतलब खुद भी काम कर रहा है घर का और औरों से भी करवा रहा है ठीक से। ठीक है, तो ये सास की तरह काम करता है बेटा। ठीक है, नबार्ड जो है खुद भी लोन दे रहा है, औरों को भी कह रहा है अच्छे से लोन दो। ओके, आगे अगर मैं बात करूं, ये रिसर्च वर्क भी करता है एग्रीकल्चर के लिए कि कब कब नीड हो सकती है। ठीक है, ये हम कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स लेकर आए हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। एज इट इज भी आप लिख दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये रिसर्च कंडक्ट करता है। ठीक है बेटा, और ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी भी है। रीफाइनेंसिंग एजेंसी क्या होता है कि आपने एक बार पैसा ले लिया, आपको दोबारा भी फिनेंस कर सकता है। रीफाइनेंसिंग एजेंसी की तरह काम करता है। ऑल्सो ये लैंड कंसोलिडेशन, ये जो है लैंड कंसोलिडेशन में भी हेल्प करता है। जिसको नहीं पता लैंड कंसोलिडेशन बेटा, अभी जाओ एपिसोड 1 में हमने इसकी बात करी है लैंड कंसोलिडेशन की, कि छोटी सी जमीन यहां है, छोटी सी जमीन यहां है, इंस्टेड ऑफ 2 अलग अलग टुकड़े हो हमने मर्ज कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया और एक बड़ा पीस फार्मर को दे दिया। ओके, तो लैंड कंसोलिडेशन में ये भी नबार्ड उस पे काम करता है, रिसर्च वर्क करता है बेटा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज बोर्ड में लिखा ना, कोई माईगा लाल आपका नंबर काट दे हम जिम्मेवार है बेटा, पूरा एज इट इज ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, आगे चलते हैं बेटा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है बेटा? इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज और प्रोसेसेस व्हिच हेल्प अ फार्मर getting maximum price for his produce. Among other, these processes include grading, packaging, storage. In short, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होता है बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से, कि जिससे किसान को बेस्ट प्राइस मिल सके मार्केट में। हार्वेस्टिंग के बाद जितनी भी प्रोसेस स्टार्ट होती हैं, ये सारी किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। उसमें किसान अपने प्रोडक्ट को ग्रेड करता है कि भाई मेरा इस लेवल का है, इस लेवल का है, इस लेवल का है, उसको पैकेज करता है, पैकिंग करता है उसकी, और फिर उसकी क्या करता है? स्टोरिंग करता है। तो सारी की सारी प्रोसेस आपकी आ जाती हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर। ओके, अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है बेटा? बहुत दिक्कत आ रही थी किसानों को कि उन्हें कोई मार्केट नहीं मिल रही थी, उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा था मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? रेगुलेटेड मार्केट, स्पेशली रेगुलेटेड मार्केट्स बनाई। मैं उनके नाम भी बताऊंगा जो जो मार्केट बनी। स्पेशली मार्केट बनी एग्रीकल्चर के लिए। आगे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सोसाइटी, इसे आप कैम्स की तरह याद कर लो, CAMS। कैम्स का मतलब होता है कोऑपरेटिव, मेरे साथ रिपीट करो बेटा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, कैम्स। अब देखो कैम्प जनरली कुछ नहीं है, ये हेल्प करती है फार्मर्स को इकट्ठा करने में और उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने में। ओके, आगे प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, जैसे आप कभी भी देखोगे ना अनाज मंडी वगैरह किसी भी साइड जाओगे, ग्रेन मार्केट्स, वहां पर गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं कि अगर किसी किसान के पास अपना स्टोरेज नहीं है तो गवर्नमेंट का यूज करके वहां पर रख सकता है अपने ग्रेन को, ताकि वो खराब ना हो और प्रोटेक्टेड रहे। ओके गाइस, आगे चले सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी एक सब्सिडी रेट पे प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करती है, ताकि किसान का कम से कम खर्चा है उसको मंडी तक लेके जाने में। आगे डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो गवर्नमेंट है इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल पे प्रोवाइड करती है, कब वो मतलब बाय करे, कब सेल करे, बेस्ट प्राइस कौन से दिन में है। तो किसान को बेसिकली यहाँ पर अवेयरनेस का काम करा जा रहा है बेटा। यहां पर किसका काम करा जा रहा है? अवेयरनेस का काम करा जा रहा है। और उसके बाद एमएसपी पॉलिसी। बेटा एमएसपी पॉलिसी तो इतनी भयानक और अच्छी पॉलिसी थी
जिसके लिए भी जाट आंदोलन भी हुआ। मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, किसान को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, सस्ते भाव में सामान खरीदा जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक एमएसपी स्टार्ट करा कि इससे कम में आप नहीं खरीद सकते किसी भी फार्मर से सामान। तो एमएसपी आया मार्केट में, वो आया, बट अब ये बैन चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से। तो एमएसपी लेकर आई गवर्नमेंट, जिससे क्या हुआ, हमारी फार्मर की एक्सप्लॉइटेशन कम हो गई और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में उन्हें हेल्प की। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलो। अपने फोन को पीपीटी की फोटो से भरना है, उसकी फोटो तो बाद में भी आ जाएंगी। फटाफट बेटा आगे अगर चले तो ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं जो एग्रीकल्चर के साथ डील करती हैं, तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान अपनी मंडी के नाम से मार्केट शुरू हुई। अपनी मंडी के नाम से मार्केट शुरू हुई थी पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। ओके, ये अपनी मंडी मार्केट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं सारे। उसके बाद पुणे में हदसपुर मंडी स्टार्ट हुई बेटा। रायथू बाजार वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट के लिए स्टार्ट हुई थी आंध्र प्रदेश में। आपको मार्केट याद रखनी है बेटा, रायथू बाजार फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए स्टार्ट हुई थी कहां पर, आंध्र प्रदेश में, लिखा हुआ है बेटा, ये हुई थी स्टार्ट आंध्र प्रदेश में। आगे उजावर सैंडीज फार्मर मार्केट तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। या दोबारा रिपीट विद मी, सबसे पहले अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हदसपुर मंडी पुणे, रायथू बाजार आंध्र प्रदेश, उजावर सैंडीज तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। और काफी फास्ट फूड चेन आई जिन्होंने फार्मर्स को केटर करा। जैसे अगर मैं नेशनल की बात करूं, अमूल, अमूल का आपको पता होगा, आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो अमूल जो है उसने फार्मर्स को कलेक्ट करा, उनसे मिल्क खरीदा और अपने आइसक्रीम, चीज, बटर ये बना के बेच रहा है। तो उसी तरह काफी ज्यादा प्राइवेट चेन्स भी आई जिन्होंने फार्मर्स के साथ डील करा, और गवर्नमेंट की चेन्स ही है। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये सारे मार्केट्स, कितने मार्केटिंग चैनल है इंडिया में फार्मर्स के लिए। आगे अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो, आप मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी आज आलू मटर नहीं, आज हम बनाएंगे मटर पनीर, मतलब यू नीड अ वेराइटी, ठीक है, आपको खाने में एक वेराइटी चाहिए। उसी तरह बेटा फार्मर खाली गेहूं 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 कैसे उगा सकता है? तो उसे भी अपना पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा वेराइटीज उगानी पड़ती हैं, तो उसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब जब हम वेराइटी ऑफ टास्क करें एक बार में, वेराइटी ऑफ टास्क एक बार में हम करें, तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अब जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है दो एस्पेक्ट्स पे होता है, दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, जिसके अंदर आपका आ जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है? इसके लिए आपने 10th क्लास में एसएसटी में थोड़ा सा पढ़ा होगा। क्रॉप हमें ज्यादा उगानी है, मतलब उगानी क्रॉप ही है, बट अलग अलग ज्यादा, मतलब अलग अलग वेराइटी की उगानी है। तो आप क्या कर सकते हो? मिक्स्ड क्रॉपिंग मॉडल ले सकते हो। व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? कि हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे काफी तरह की क्रॉप्स उगा रहे हैं, ठीक है, एक बार व्हीट उगा लिया, एक बार राइस उगा लिया, एक बार कुछ उगा लिया। अगला हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं बेटा। क्रॉप रोटेशन का मतलब एक क्रॉप काट के दूसरी उगा ली, दूसरी काट के तीसरी। देन थर्ड इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब बेटा पैटर्न्स में पहले व्हीट राइस, व्हीट राइस, व्हीट राइस, हम ऐसे करके फिक्स्ड पैटर्न में अपनी क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ओके, तो ये है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि हम 3 पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग। और वहीं अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कि भाई मुझे फार्मिंग ही नहीं करनी है, मुझे कुछ और करवा दो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं बेटा? एनिमल हस्बेंड्री, पहली टेक्निक का नाम है एनिमल हस्बेंड्री। आपने पढ़ी भी होगी थोड़ी सी। एनिमल हस्बेंड्री एक टेक्निक होती है जिससे क्या होता है, हम रियरिंग एंड ब्रीडिंग कराते हैं एनिमल्स की, मतलब हम एनिमल्स को पालते हैं और ब्रीड कराते हैं फॉर मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, एग्स हो गया, इसमें आपकी पोल्ट्री आ सकती है, फिशरी आ सकती है। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रॉड टर्म जिसमें हम एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं, क्रॉप्स के साथ डील नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर मैं आगे बात करूं बेटा, आगे आपका आ जाएगा फिशरीज।
फिशरीज क्या होता है, जिसमें हम मछलियां पालते हैं, ठीक है। मछलियां एक बहुत बड़ा एरिया है इंडिया में जहां पर फिशेस को एज ए स्टेपल डाइट लिया जाता है। तो फिशरीज पाली जाती हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है, ताकि सप्लाई करी जा सके एज अ स्टेपल। तो फिशरीज भी आपकी दो तरीके की होती हैं, इनलैंड और मराइन, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में आए इनलैंड, और जो सॉल्टी वाटर में आए वो मराइन फिशरीज होती हैं बेटा। आगे अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर, मैं आपको इसके लिए ना हॉर्टिकल्चर बताता हूं। हॉर्टिकल्चर होता है कि इंस्टेड ऑफ क्रॉप्स हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाएं। ये आजकल बहुत बड़ी मार्केट है जो इसके साथ डील करती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका मैं आपको ब्रह्मास्त्र पॉइंट बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा पूरी क्लास के अंदर। हॉर्टिकल्चर में आपके कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, आजकल बहुत बड़ी डिमांड चल रही है फ्लावर्स की, मेडिसिनल। जो आप 14 फरवरी को देने वाले हो अपनी महिला मित्र को, वो भी हॉर्टिकल्चर से आना है बेटा, ठीक है। इसके लिए एक रिवॉल्यूशन आया था, उसके बारे में डिस्कस करूंगा एंड में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फटाफट। हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, जैसे टेक्सटिंग में आपका नहीं रुकता, मेरे बाबू ने खाना खाया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। आगे चलते हैं, देखो डाइवर्सिफिकेशन में मैंने आपको ये सारा पॉइंट बता दिया बेटा। आगे अगर मैं बात करूं आपकी, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने काफी फेमस वर्ड है कि हम भी बचे, हमारे बच्चे भी बचे। इन शॉर्ट मैंने हिंदी में आपको ये बता दी डेफिनेशन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, की प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट हो। मैं मना नहीं करता, बट विदाउट हैम्परिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब मैं भी रहूं, मेरे बच्चे भी रहे, मेरे पोते भी रहे। इन शॉर्ट कि हमारे प्रेजेंट जनरेशन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट हमारे फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को बिना रोके, बिना उसको हार्म पहुंचाए। ओके, आगे अगर मैं बात करूं, एक और टर्म बहुत बढ़िया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? फटाफट बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताने वाला हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रोसेस है बेटा, जिसमें हम फूड को नेचुरली उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को, विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड विद द यूज ऑफ मेन्योर। हम नेचुरल प्रोडक्ट्स का, खाद का, आजकल काफी सेलिब्रिटी झुकाव दिखा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। तो हम इको फ्रेंडली जब वे में सामान उगाते हैं, ठीक है, फूड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सेटिस्फाई करता है। मतलब मैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहा, तो मेरी सोयल अच्छी रहेगी, तो मेरी भी डेवलपमेंट है, मेरा भी पेट भर रहा है बेटा, और मेरे फ्यूचर जनरेशन का भी पेट भर जाएगा। इसे ही बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। बताओ समझ आया नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। दोनों टर्म्स काफी ज्यादा पॉपुलर टर्म्स हैं आजकल। ओके, आगे अगर बात करूं बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग की मेरिट्स क्या है, तो सबसे पहला बेनिफिट इको फ्रेंडली सिस्टम है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, इको फ्रेंडली सिस्टम है बेटा। अगला लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चा आता है, जब फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज ही नहीं करने हैं तो खर्चा कैसा बेटा। ओके, आगे अगर बात करूं मैं, इससे इंक्रीजेस इनकम लेवल। आप सबको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, तो महंगा बेच के इनकम भी बढ़ाई जा सकती है बेटा। और अगर मैं बात करूं, हेल्दियर होता है कंज्यूमर के साइड पे, हेल्दियर होता है और टेस्टियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑब्वियसली टेस्टी प्रोडक्ट देता है हमें। और आगे इट प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट इज लेबर इंटेंसिव। जो ये टेक्निक होती है बेटा, लेबर इंटेंसिव होती है। इस लेबर इंटेंसिव होने की वजह से क्या होता है राजे? लेबर इंटेंसिव होने की वजह से ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, बिकॉज मशीनरीज यूज नहीं होती एंड ना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज होते हैं। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा मेरिट्स का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के डीमेरिट्स, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहले जो यील्ड है, मतलब प्रोड्यूस है, जो प्रोड्यूस आया है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ये लेस होता है बेटा। लेस का मतलब हमारी जो मॉडर्न फार्मिंग है जिसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, उसका प्रोड्यूस बहुत ज्यादा है, भर भर के माल मिलता है, क्योंकि सारा नकली प्रोडक्ट डला हुआ है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग एक स्लो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, जिससे यील्ड क्या होती है? यील्ड बोल लो, प्रोड्यूस बोल लो। यील्ड हमारी क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है, जिससे क्या हो सकता है? और सीजनल क्रॉप्स ही उगा सकते हैं। आज आप देख रहे हो एप्पल पूरे 12 महीने मिलती है, और एप्पल का सीजन तो होता ही नहीं बेटा 12 महीने। वो कैसे उगाते हैं? विद द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, दिस एंड दैट।
तो इस फार्मिंग ये बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होती है क्रॉप की, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स लॉस फेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीमेरिट हो सकती है। एक ही डीमेरिट है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, प्रोड्यूस कम है, लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड क्रॉप्स के लिए है, जिससे फार्मर्स थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं, हेजिस्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते वक्त। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठा कर लाए हैं ताकि आप बोर्ड में उसको लिख सको बेटा। आगे अगर हम देखें तो ये हमारा बेटा चैप्टर खत्म हो गया है। तो काफी, सबसे पहले मुझे आपसे 2-3 बात करनी थी। काफी बच्चों की डिमांड आती है कि इंडियन इको एनसीईआरटी में इतनी गंदी दे रखी है, इतनी बेकार है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूं। हम पहली बार इस यूट्यूब इंडस्ट्री में सिर्फ इंडियन इको के शॉर्ट नोट्स विद फ्लो चार्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। हमारी ब्रह्मास्त्र बुक क्लास 12 इंडियन इको के लिए, ये सिर्फ इंडियन की बुक है, 2 वॉल्यूम्स हैं इसकी, मैक्रो और इंडियन। ये बुक आपको मिल जाएगी, इसके अंदर आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे बेटा। अगर आप देख पाओ, ये हमारे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं। इसके अंदर जैसे आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आ रहा है, असर्शन रीजन आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है, ट्रू फॉल्स आ रहा है। अलग अलग किताब नहीं खरीदने की जरूरत, सिर्फ ये बुक है आपकी जो सबको केटर करेगी। इसमें असर्शन रीजन भी है, केस स्टडी भी है, इसके अंदर वेरी शॉर्ट भी है, शॉर्ट भी है, कॉम्पिटेंसी भी है। तो बेटा ये आपकी बुक है इंडियन इको की, ये हमारी बुक लॉन्च है। मैं आपको बता देता हूं ये परचेज कैसे करनी है। तो अगर आपको बेटा परचेज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इस नंबर पे जो आपको गिवन है, आप यहां आके हमें कॉल कर सकते हैं, वरना हमारी ऐप है स्टडी हब एजुकेशन के नाम से, वहां जाइए, ये बुक आपको वहां दिख जाएगी, अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड करें और उसका ऑर्डर प्लेस कर दे। विद इन 7 डेज आपको हमारे डिलीवरी पार्टनर्स ये बुक घर पर डिलीवर कर देंगे। ऑल्सो अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं और हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो भी हमारे इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर लें। हमारे दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर्स हैं, अगर हमारी कोई भी सीट वेकेंट हुई तो हम आपको देंगे हमसे लाइव पढ़ने का मौका और एक मजेदार तरीके से लाइव पढ़ेंगे। बट अगर नहीं पढ़ना लाइव, आपको दिल्ली के बाहर रहते हैं, तो ऑफ कोर्स हम यूट्यूब पर आते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कैमरे के परे भी एक दुनिया है जिसके लिए हमें काम करना है। बट उसके लिए आपको एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मैं मांगूंगा, लाइक, ताकि एक मोटिवेशन रहे कि हाँ भाई हमें काम करना है अपने ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर रोज के लेक्चर्स, हमारे टीटीएस में 330 लेक्चर्स आ रहे हैं, हर रोज के लेक्चर्स आपके पास आते रहें और आप क्लास अटेंड करके अपनी बोर्ड की जर्नी को और एक्सेलरेट कर सके। एंड कमेंट खुला है आपकी गालियों और तालियों के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काम कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। और अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, सुदर्शन बैच हमारी ऐप पे लाइव हो चुका है, जहां पर ग्रेट मेंटोर्स आपको सीयूईटी की तैयारी कराने वाले हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।